मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कमजोर पक्ष है उसकी चर्चा हम कर रहे थे और इसी सिलसिले में हम देख रहे थे कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। क्योंकि भारत की न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका की अनाप शनाप तरीके से आलोचना नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई आलोचना करता है तो न्यायपालिका उसके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही करती है। मतलब भारतीय न्यायपालिका अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका की अनाप शनाप आलोचना नहीं कर सकता, जैसा वह अन्य संगठनों की, अन्य संस्थाओं की, व्यक्तियों की आलोचना कर सकता है। इस प्रकार की आलोचनाओं से न्यायपालिका को ऊपर रखा गया है ताकि न्यायालय जन समूह की इच्छा के अनुसार या जन इच्छाओं को सहन कर सके और मतलब कि जन इच्छा के अनुरूप कार्य न करे, अपनी तो कानून के और संविधान के अनुसार कार्य करे। जनता न्यायपालिका को, न्यायाधीश को प्रभावित न कर सके। हमारे देश में राजनीतिक नेता इतनी बुरी तरह से बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सोच सकते हैं कि किसी भी विकसित देश में ऐसा कोई भी काम कोई भी व्यक्ति नहीं करता। हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए केवल कुर्सी दिखती है और कुछ नहीं दिखती। तो इसलिए न्यायपालिका की अनावश्यक आलोचना नहीं की जा सकती। हाँ, शैक्षणिक दृष्टि से आलोचना की जा सकती है। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम महाविद्यालय में, विद्यालय में हैं, तो हम केवल आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पक्षपात की आलोचना नहीं कर सकते कि न्यायपालिका ने पक्षपात किया, इस प्रकार से हम आलोचना नहीं कर सकते। क्योंकि न्यायाधीश दोनों पक्षों पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद वह अपना निर्णय देता है और जो भी उसका निर्णय होता है कानून सम्मत और संविधान सम्मत होता है। तो अनावश्यक आलोचना से न्यायपालिका को परे रखा गया है। लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा दोषयुक्त हो गई है। जिसके पास पैसा है वह न्यायपालिका के दरवाजे रात को 12 बजे भी खुलवा सकता है और जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, वह वर्षों तक भी जेल में अनावश्यक रूप से सड़ता रह सकता है। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री शेखावत ने, गहलोत ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, बाद में बिल्कुल पलटी मार दिया उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के सामने वकील पूरा निर्णय लिख कर ले आते हैं और न्यायाधीश उस पर केवल हस्ताक्षर करते हैं। मतलब कि वकीलों का इतना ज्यादा प्रभाव न्यायाधीशों पर है कि वकील जैसा चाहते हैं वैसा ही निर्णय देने के लिए न्यायपालिका के न्यायाधीश बाध्य हो जाते हैं। ये भारतीय न्याय व्यवस्था में भले ही गहलोत जी ने ऐसी टिप्पणी की, बाद में उन्होंने पलटी मार दिया, लेकिन इस कथन में सच्चाई हो सकती है। क्योंकि जब तक आग नहीं होगा धुआं नहीं निकलेगी। और यदि किसी व्यक्ति के मन में यह भावना है कि न्यायपालिका में ऐसा होता है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं सच्चाई हमको जरूर मिलेगी। तो न्यायपालिका में सबसे ज्यादा पैसे का बोलबाला है। सर्वोच्च न्यायालय का पूरा पैसा का ही खेल करता है, क्योंकि जो वकील सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होते हैं एक हियरिंग का 20 लाख रुपए तक लेते हैं। एक हियरिंग का एक आम आदमी के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वह ऐसे वकीलों को हायर कर सके। दूसरी चीज, न्यायपालिका में इतने ज्यादा मामले लंबित हैं कि उन सबको निपटारे के लिए ज्यादा नहीं केवल 125 वर्ष लग सकते हैं, बशर्ते कि और भविष्य में मामले न आए।
तो जिस गति से न्यायपालिका वर्तमान समय में विभिन्न प्रकरणों पर अपना निर्णय दे रही है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि केवल 125 साल लगेंगे और पूरे मामलों की अंतिम रूप से सुनवाई हो जाएगी। अभी तक जितने भी सरकारें बनी, जितने भी न्यायिक आयोग बने, उनमें से किसी भी आयोग ने, किसी भी सरकार ने इस विषय पर विचार नहीं किया कि किस तरीके से काम किया जाए या न्याय प्रक्रिया को कैसे इस ढंग से ढाला जाए कि व्यक्ति को त्वरित न्याय की प्राप्ति हो सके। ये वकील जानबूझ करके मामले को लंबा खींचते हैं, क्योंकि मामला जितना लंबा खींचेगा वो वादी अथवा प्रतिवादी से अपने क्लाइंट से उतना ज्यादा पैसा वसूल कर सकेगा। तो जानबूझ करके किसी मामले को लंबित करना, लंबा खींचना, इसमें वकीलों का ही स्वार्थ है, क्योंकि वकालत भी एक व्यवसाय है और व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को देखता है, जनहित को नहीं देखता। पीड़ित पक्ष चाहता है कि उसे शीघ्र न्याय मिले, जबकि पीड़क पक्ष यह सोचता है कि जितना ज्यादा देर हो उतना बढ़िया है। जीवन का क्या भरोसा। मान लीजिए कोई मामला 30 साल की उम्र में 30 साल तक खींचा और 30 साल तक आते आते जिसने पीड़ा पहुंचाई, जिसने किसी को हानि और नुकसान पहुंचाया, उसकी ही मृत्यु हो गई, तो आप क्या कर लीजिएगा। तीसरी चीज, कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि न्यायपालिका उन मामलों की सुनवाई पर ज्यादा टाइम देती है जिन मामलों की सुनवाई उतना लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में बहुत लंबी सुनवाई चली है, बहुत लंबी, लगभग 18 दिन तक सुनवाई चली है। कौन से मामले पर? अनुच्छेद 370 को जो समाप्त किया गया है उसको चुनौती दी गई विभिन्न संगठनों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, तो उस पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 18 दिनों तक किया है। प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 370 को जब समाप्त करने की घोषणा हो गई, क्या अनुच्छेद 370 को दोबारा वापस ले आया जाएगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा निर्णय दे सकता है? यदि दिया भी तो क्या उसकी पुनर्वापसी संभव है? तो ऐसे अनावश्यक मामलों में न्यायपालिका को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देता हूं। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया और देखिए उसी समय सर्वोच्च न्यायालय के 2-3 वकीलों ने मामला दायर किया विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, और सर्वोच्च न्यायालय से सीधे उनको जमानत का आदेश हो गया। क्या धंधा है कि जिसके पास पैसा है वह सर्वोच्च न्यायालय का ताला रात को 12 बजे 2 बजे भी खुलवा सकता है, रात को 3 बजे भी उस पर उसकी सुनवाई हो सकती है। तो पहली बात, न्यायाधीश जितने ज्यादा न्यायाधीश ऐसे अनेक मामलों को सुनवाई करते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। दूसरी चीज, विलंबनकारी न्याय व्यवस्था है और 50 वर्षों तक भी मामले चलते रहते हैं, किसी को सुनवाई नहीं, किसी को चिंता नहीं कि इतने करोड़ों मामले न्यायपालिका में लंबित हैं। तीसरी चीज, पैसे का खेल है। चौथी चीज, जैसे अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वकीलों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वकील स्वयं पूरा निर्णय लिख करके ले आते हैं और न्यायाधीश उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और निचले न्यायालयों में तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, केवल मन महसूस पर आपको रह जाना पड़ेगा। तो मूल आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाए जो व्यक्ति को त्वरित न्याय दे सके। ये दूसरी न्याय व्यवस्था, ये भारतीय व्यवस्था का सबसे दूसरी पक्ष है। और आगे अपराधी राजनीतिक गठजोड़,
अपराधियों का और राजनीति के बीच जब तक राजनीतिक नेताओं का वर्ग हस्त अपराधियों को प्राप्त नहीं होगा तब तक अपराधी अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि भारत में अपराधियों के समानांतर सरकार चलती है। मतलब कि जो सामान्य सरकार जिसके अधीन हम आप रहते हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा अपराधियों की अपनी सरकार चलती है। यदि अपराधियों की अपनी सरकार नहीं चलती तो क्या अतीक अहमद जैसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध 100 मामले 100 FIR दर्ज हैं, क्या उस व्यक्ति को संसद का सदस्य बनने से रोका नहीं जा सकता? वह संसद का सदस्य था, उसके विरुद्ध सैकड़ों मामले लंबित थे। कितनी बड़ी विडंबना है भारतीय राजनीति की कि बड़े बड़े अपराधी, मतलब जिनके विरुद्ध मामले विचाराधीन हैं, ऐसे आरोपित व्यक्ति जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट रूप से दर्ज है, जमानत पर घूम रहे हैं, संसद का सदस्य बन जाते हैं, तो उनका स्वार्थ तो इसी में होगा ना कि उनका मामला 10, 20, 25 वर्षों तक चले। और वो इसलिए अपना वकील को पूरी तरह से पटाते हैं और वकील इसी कोशिश में लगा रहता है कि किसी न किसी प्रकार से मामले को लंबा खींचा जाए ताकि वे व्यक्ति सांसद बनकर काम कर सकें, मंत्री बन के पद पर काम कर सकें, विधायक बन सकें। तो ऐसी यदि राजनीतिक और अपराधियों के बीच गठजोड़ होगा तो देश कैसे चलेगा? राजनीतिक नेताओं को अपराधियों की सहायता चाहिए और अपराधियों को राजनीतिक नेताओं का संरक्षण चाहिए, क्योंकि यही राजनीतिक नेता ऐसे आपराधिक तत्वों से साठगांठ करके चुनाव में धन बल और बाहुबल के माध्यम से विजय प्राप्त करते, जीतते हैं और आपके सांसद और मंत्री बनकर आप पर शासन करते हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा ये सब हो रहा है कि जिसको कोई कंट्रोल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि न्यायपालिका एक पुराने सिद्धांत पर, ब्रिटिश सिद्धांत पर संचालित हो रहा है। वह ब्रिटिश सिद्धांत क्या है? जब तक किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध किसी न्यायपालिका में मुकदमा चले, पूरी इंक्वायरी हो, उसको बचाव का पूरा मौका मिले, और जब न्यायाधीश उसको अपराधी घोषित करेगा तब जाकर के उसको अपराधी मानेंगे। देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दी, कि कहीं पर लूट मार डकैती कर दिया, उसने बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि मैंने ऐसा किया है, न्यायपालिका में उसने एडमिट कर दिया, उसको जमानत मिल गई, मामले की कार्रवाई 10 साल तक चल रही है और इन 10 वर्षों में वह चुनाव लड़ करके सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है। और जब 10 साल के बाद, 10 साल तक शासन करने के बाद उसने तमाम प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं कर ली और आखिर में ये होगा, उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी उसके विरुद्ध कोई गवाही नहीं देता। तो ये सब चल रहा है। इतनी ज्यादा अंधेर कर दी न्यायपालिका के अपराधी और पुलिस प्रशासन में है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लेकिन इन सब के बीच हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुलिस से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी भली, पुलिस से दूर रहना ही हम सबके लिए कल्याणकारी है। और आखिरी है मुफ्तखोरी। हमारे देश के जो राजनीतिक दल है, ये मुफ्तखोरी को अपना धंधा बना लिए कि जनता को हर चीज मुफ्त बांटो, हर चीज मुफ्त बांटो, और मुफ्त जहां पर लोगों को मिलेगा, लोग इतने प्रलोभन में आ जाते, इतने लालची हैं कि इस लालच में उनको
थोड़ा सा लालच दे करके उनका वोट प्राप्त किया जाता है और यही नेता उसकी पूरी फिर वसूली करते हैं। वोट पैसों के बल पर बिकता है और जनता मुफ्तखोरी की आदी हो गई है कि नेता चुनाव जीतने के लिए क्या हथकंडे नहीं अपनाते। चावल देते हैं, ठीक है भाई, भूखमरी जो लोग कल की चिंता से ग्रस्त है, कल के लिए कल उनको खाने के लिए चावल नहीं है, अन्न नहीं है, तो उनको आप अन्न बिल्कुल कम से कम कीमत पर दीजिए, वहां तक ठीक है। लेकिन यदि आप लोगों को मुफ्त टीवी देना चाह रहे हैं, मुफ्त टीवी देने की घोषणा करते हैं, उनको स्कूटी दे रहे हैं, उनको टैबलेट दे रहे हैं, मतलब कंप्यूटर टैबलेट दे रहे हैं, उनको आने जाने के लिए फ्री पास दे रहे हैं बसों में, उनको अनेक प्रकार के कंसेशन दे रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, साड़ियां दे रहे हैं, उनको फिर पैसे बांट रहे हैं, तो ऐसे कैसे देश चलेगा? आखिर आप इन सब की पूर्ति कहां से करेंगे? बिजली बिल आधा कर रहे हैं, इतने यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं, तो देश कैसे चलेगा? निश्चित रूप से जो लोग ऐसी घोषणा करते हैं, इन्हें देश की चिंता बिल्कुल नहीं है। वैसे देश में जितने भी राजनीतिक नेता हैं, इनमें से किसी को भी देश की चिंता नहीं है, और जिसको देश की चिंता नहीं होगी वो हमारा क्या करेगा? 1900 मुझे एक उदाहरण याद आता है। 1919 में जिस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, उसमें यह प्रावधान रखा गया था कि विभिन्न राष्ट्र के राष्ट्र संघ के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में युद्ध न हो, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध बहुत बुरी तरह से हुआ था और उसके बहुत कटु अनुभव थे। तो राष्ट्र संघ के स्टैट्यूट में यह प्रावधान किया गया था, चार्टर में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्र संघ एक आयोग बनाएगा, उसमें प्रमुख देशों के सदस्य होंगे और वह आयोग इस बात की रिपोर्ट देगा कि दुनिया में युद्ध न हो। चतुराई देखिए इंग्लैंड फ्रांस की। इन इंग्लैंड फ्रांस आदि देशों ने जो आयोग बनाया, उसमें दुनिया के विभिन्न 5-6 बड़े देशों के सेनाध्यक्षों को उसका सदस्य बनाया और उन सेनाध्यक्षों से कहा गया कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाइए कि दुनिया में युद्धों को रोका जा सके। सोचिए कि मंदिर में पाठ करने वाला, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी से यह अपेक्षा की जाए कि वह नास्तिकता का उपदेश देवे, क्या यह संभव है? सेनापतियों से कहा जाए कि आप शांति का संदेश दीजिए, क्या यह संभव है? बस यहां पर भी वही बात है। अभी पिछले दिनों INDIA की बैठक बंबई में हुई। नेताओं ने एक स्वर से कहा कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि उसमें जितने भी सदस्य उपस्थित थे, उनमें से संभवतः एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पाक साफ होगा, जिस पर भ्रष्टाचार की केस न चल रहे हो, जो भ्रष्टाचार शून्य होगा। ऐसा कोई भी, शायद ही कोई व्यक्ति उसमें उपस्थित रहा। और वो कह रहे हैं कि जेल से छूटे हुए हैं, पैरोल पर, जमानत पर छूटे हुए हैं और बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को देश से दूर करेंगे। ये भारत है, यहां पर सब चलता है। ये भारतीय प्रजातंत्र की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का दुर्बल पक्ष हुआ। अब जरा देखें इसके सबल पक्ष की हो, क्योंकि सबल पक्ष थोड़ा सा भी हो तो ज्यादा ताकतवर होता है, बलशाली होता है, प्रभावशील होता है। देखें कौन कौन सी चीजें इस व्यवस्था को अच्छा बनाती है, सबल बनाती है। तो इसके सबल पक्ष में है सबसे पहला जन मनोवृत्ति। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जनता क्या चाहती है?
जनता प्रजातंत्र को चाहती है या तानाशाही को चाहती है? तानाशाही का अनुभव भारत की जनता को है 19 महीने का तानाशाही शासन, जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगा करके देश की पूरी ताकत को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया, उसका अनुभव है। परिणाम स्वरूप श्रीमती गांधी की जो हार हुई थी 1977 के चुनाव में, एकमात्र कारण था उनकी तानाशाही का विरोध करना। जनता ने उनकी तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। मतलब भारत की जनता प्रजातंत्र की मनोवृत्ति को स्वीकार करती है। मतलब प्रजातंत्र भारतीय जनता की प्रवृत्ति है, यह कोई थोपी गई व्यवस्था नहीं है। देश का एक अदना सा व्यक्ति से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सब के सब प्रजातंत्र के प्रति समर्पित हैं। लोग प्रजातंत्र को चाहते हैं। तो यदि जनता प्रजातंत्र को चाहती है तो कोई भी शासक यदि तानाशाही करे तो मुश्किल से ज्यादा कितने दिन तक तानाशाही करेगा? 5 साल तक, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो जनता भी सोच रही थी कि चलो 5 साल तक हमने इसको जिताया है, शासन करने का इसे हमने अधिकार दिया, तो ठीक है, शासन करो, झेलो, उसको भुगतते हैं। इसके बाद जैसे 5 साल के बाद उसको चांस मिलता है, अवसर मिलता है, उसको पद से हटाने में जनता विलंब नहीं करती, कोई लापरवाही नहीं दिखाती। एक लाइन में उसको सबको रिफ्यूज कर देती है, अलग कर देती है। तो प्रजातंत्र जनता की मनोवृत्ति का परिचायक है और भारतीय जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति से समर्पित है। दूसरा, संविधानवाद। संविधानवाद किसे कहते हैं? जहां पर संवैधानिक प्रावधानों का पालन होता है, जहां का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है, जहां पर समयबद्ध तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव होते हैं, उसको संविधानवाद कहते हैं। जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर के आज तक निरंतर चुनाव हो रहे हैं। इसमें वही इमरजेंसी, आपातकाल, आंतरिक आपातकाल का थोड़ा सा ब्रेक होता है कि जब लोकसभा का कार्यकाल 7 वर्ष तक हो गया था, 71 6 वर्ष हो गया था, 71 में चुनाव हुए थे, उसके बाद सीधे 77 में चुनाव हुए, तो 6 साल तक लोकसभा ने अपना काम किया। यही एक छोटा सा गैप है। बाकी 50 से लेकर के 52 से लेकर के आज 2023 तक पूरे देश में सभी प्रांतों में बिल्कुल नियमित रूप से 5-5 साल में चुनाव हो रहे हैं और सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। आज तक 1952 से लेकर के आज 2023 तक कभी भी, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांतों में हो, सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। कभी भी पराजित पक्ष सत्ता छोड़ने से इनकार नहीं किया है। यहां तक कि 1977 में जब श्रीमती गांधी परास्त हो गई तो श्रीमती गांधी ने कहा, मुझे जनता का फैसला मंजूर है। तो इस प्रकार से संविधानवाद की स्थिति है। एक चीज और मजेदार बात सुन लीजिएगा। 1789 में जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ तब से लेकर के 2020 तक अमेरिका में जब कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, नया राष्ट्रपति आया, पुराना राष्ट्रपति या पराजित राष्ट्रपति पद से हटा, कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ गड़बड़ियां की थी। परिणाम स्वरूप अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति के विरुद्ध मुकदमा चला। उन्हें भले ही तत्काल जमानत मिल गई लेकिन 20 मिनट तक वो जेल में रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने सत्ता हस्तांतरण में आनाकानी की थी और अपने समर्थकों के साथ व्हाइट हाउस में, संसद भवन में हमला किया था। ये पहला उदाहरण है अमेरिका में। इसके पहले किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी जैसी कार्रवाई अभी डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध हो रही है। तो अमेरिका में भी संविधानवाद है, ये एक छोटा सा अपवाद है। भारत में भी संविधानवाद है।
तो संवैधानिक प्रावधानों का पालन नियमित रूप से हो रहा है, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होता है, नियमित समयबद्ध तरीके से चुनाव होते हैं और संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाता है। जहां पर यह सब चीजें होती हैं उसे संविधानवाद कहते हैं और भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत हमेशा संविधानवाद को स्वीकार करता है, मतलब भारत में संविधानवाद चल रहा है। तीसरा, संसद और विधानसभाएं। संसद, केंद्र में संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है। जैसा संवैधानिक व्यवस्था है, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, लोकसभा के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक स्वार्थों के चलते राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के स्वरूप में कुछ परिवर्तन भी हुए। जैसे एक छोटी सी एक महत्वपूर्ण बात है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। पहले उसमें प्रावधान यह था कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए वही व्यक्ति पात्र माना जाएगा जो उस राज्य का मतदाता हो। राज्य का मतदाता होना चाहिए, और राज्य का मतदाता व्यक्ति कब होगा? जब राज्य में रहता हो। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस प्रावधान को हटा दिया गया है। फिर राज्यों में, प्रत्येक राज्य में विधानसभाएं बिल्कुल समयबद्ध तरीके से चुनाव होते हैं। ये बात और है कि केंद्रीय सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते कई बार राज्य सरकार को भंग कर देती है, मंत्रिमंडल को भंग कर देती है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में जबरदस्ती किसी व्यक्ति को थोपा जाता है। ये बात होते रहते हैं, लेकिन प्रांतों में विधानसभाएं हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वाह कर रही हैं, भले ही उनको कई प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। केंद्र में सरकार है, संविधान है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संसद काम करती है, विधानसभाएं काम करती हैं। संसद को जनमत का दर्पण कहा जाता है। कई बार हमारे सांसद ऐसी जन समस्याओं को रखते हैं कि पूरे सदन में स्तब्धता छा जाती है, पूरा सदन ऐसी बातों को निश्चित रूप से ध्यान देती है। तो संसद है, विधानसभा है। इसके आगे की चर्चा फिर करेंगे। आपको धन्यवाद।